क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 यहाँ देखिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 यहाँ पर देखिए इसमें जो कहा गया दीज रिसोर्सेज वर यूज टू, यहाँ फिर से बार शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दीज रिसोर्सेज, देखिए क्या दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट हैज वेल हैज द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वार्स विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड हैज वेल हैज ट्रेड रूट्स। यहाँ देखिए the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन दुर्गों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यहाँ देखिए क्या कि द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज and positions were often hereditary. This was true about the armies as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. यहाँ पर देखिए आपको फिर कि राजस्व वसूली के लिए देखिए राजस्व वसूली के पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। आपको ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदे पर होते थे। अब की प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स की बात की गई है। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। यहाँ देखिए प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्ति कंटेंट डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्पेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स की बात की गई है। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। देखिए प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। देखिए यहाँ पर द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं नागभट्ट की जो उपलब्धियाँ हैं उसको यहाँ पर देखिए। द मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समगुप्ता लास्ट ईयर। देखिए कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश describe the exploits of Nagbhat. A प्रतिहार king has forged। देखिए संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि द किंग्स ऑफ आंध्रा सेंधवा। देखिए सेंधवा मतलब सिंध। सेंधवा विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा फॉल। देखिए आपको फेल बिफोर हिम इवन हैज ही वाज ए प्रिंस। ही ऑन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध रूलर ऑफ कन्नूज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग पार्ट ऑफ बंगाल। अनारता पार्ट ऑफ गुजरात। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। किराता फॉरेस्ट पीपुल्स। तुरुन शेखा तुर्क्स। वास्ता मत्स्या बौद्ध किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ देखिए क्या कि
आंध्र, देखिए आंध्र, संथाल, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा और किरात, वनवासी का हिस्सा, तुर्क का हिस्सा, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। अब यहाँ आगे देखिए, आगे हम देखिए क्या, किंग ऑफेंस, यहाँ पर किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स, King often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. देखिए राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। आगे यहाँ पर देखिए, आगे इसमें आपको कहा गया also, यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर क्या, also see if you can find some of the areas mentioned in the inscription on map 1. Other rulers made similar claims as well. Why do you think they made these claims? देखिए इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? अब देखिए फिगर 2 की बात है। यहाँ पे फिगर 2 में क्या है, देखिए फिगर 2 है यहाँ पे, दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स। ये फिगर जो यहाँ पर है, दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय ए रूलर इन द 19th century, रिटन पार्सली इन संस्कृत एंड पार्सली इन तमिल। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द लॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि ये थोड़ा संस्कृत में, ये जो चित्र है ये थोड़ा संस्कृत में और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान को उल्लेख है। ये जिन कड़ियों से ये पत्र जो है उन पर राशि मोहर लगी है, जो यह बताने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। एक प्रमाणिक दस्तावेज आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए भूमि के साथ क्या क्या आता था। यहाँ देखिए भूमि के साथ क्या क्या व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, मतलब भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता है, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड यहाँ आपको है। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। देखिए चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। देखिए यहाँ पर क्या, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था। यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। वी हैव डिमार्केटेड द, देखिए यहाँ पर वी हैव डिमार्केटेड यहाँ देखिए वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains fruit bearing trees, waterland gardens and orchards, trees, well open space, pasture land, a village and hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes। देखिए हमने मिट्टी के मेरे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष है, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गाँव भी, चबूतरे, नहरें, खायाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी सच्चे और गहरी झीलें। देखिए he who receives the land can collect the tax from it. He can collect the tax imposed by judicial officer or has fine. The tax on better leaves, that on woven clothes as well as on vehicles. He can build large rooms with upper storage made of bagged bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankment are built. हम देखिए क्या कि जिसे ये भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था।
देखिए जिसे ये भूमि मिलती है वह इसे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बने कमरे बना सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्स ऑफ इरिगेशन मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड। देखिए लेख में सिंचाई, यहाँ पे जो आपको लेख में सिंचाई, देखिए यहाँ पर लेख में सिंचाई जितने संभव स्रोत उल्लेख उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। अब आगे हम देखें क्या कि अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, यहाँ देखें क्या कि 12वीं शताब्दी में एक वृत्त, यहाँ देखिए unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts, and earlier history. So to write his account, unlike the writers of Prestige, he was often critical about rulers and their policies. 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज है। इसे करहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। करहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए सिरारे को दस्तावेज और प्रत्यक्ष दृश्यों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इससे 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। फिर देखिए यहाँ पर वेलफेयर ऑफ, यहाँ देखिए क्या कि देखिए आपको वेलफेयर फॉर द वेल्थ की बात की गई है। वेलफेयर फॉर द वेल्थ धन के लिए, देखिए सॉरी वेलफेयर वारफेयर था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। वारफेयर फॉर द वेल्थ मतलब धन के लिए युद्ध, आपको उसको देखिए यहाँ पर यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरियाज। वन पार्टिकुलरली prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. देखिए 4th century rulers belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakoot and Pal dynasties fought for control over Kannauj. Because there were 3 parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. देखिए आपने यह गौर क्या होगा कि इनमें से प्रत्येक देखिए धन के लिए युद्ध, देखिए आपने यह गौर क्या होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। यहाँ पर देखिए आपको जो कहा गया we will see page number 62 to 66. Rulers also tried to demonstrate their power and resource by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. One of the best known of such rulers in Sultan Muhammad of Ghazni. Afghanistan. He ruled from 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. आप यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो खास बात यहाँ पर कहा गया कि वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। देखिए एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण
करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इससे जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, और जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान गजनी, देखिए अफगानिस्तान गजनी का सुल्तान महमूद, अफगानिस्तान गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। फिर आगे यहाँ पर देखिए आपको है, आगे यहाँ पर क्या, सुल्तान महमूद, देखिए सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपुल ही कन्क्वर्ड and trusted a scholar named al-Baruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitab-ul-Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. देखिए सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अब यहाँ देखिए अदर किंग्स, यहाँ पर क्या कि अदर किंग्स ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या, अदर किंग्स हु एंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमान्स लेटर नोन एज द चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwars of western Uttar Pradesh. The best known Chaman's ruler was Prithviraj Tritiya. Prithviraj Tritiya, born 1168 and died 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. देखिए यहाँ पर क्या, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। तो उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 ईस्वी तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक 1191 में हराया, लेकिन दूसरे हिस्सा 1192 में उसके हाथों हार गया। मतलब फिर से ये आपको, लेकिन दूसरे हिस्सा 1192 में आपको ये जो मोहम्मद गोरी था वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो पूरी तरह से हार गया। अब यहाँ पे कुछ खास लुक एट द मैप 1, यहाँ पे जो कुछ कहा गया, लुक एट द मैप 1 एंड सजेस्ट रीजन व्हाई दिस रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज एंड द गंगा वैली। मानचित्र 1 को देखे और ये वे कारण बताए जिनके चलते शासक कन्नौज और गंगा घाटी पर नियंत्रण चाहते थे। सुल्तान क्या, देखिए एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूरल, देखिए सुल्तान का मतलब, सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब शासक होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया लुक एट द मैप, देखिए यहाँ पर क्या, लुक एट द मानचित्र 1 को दोबारा, look at the map 1 again and discuss why the Chamans may have wanted to expand their territories. मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमान अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। आगे यहाँ पर देखिए इसमें जो खास बात आपको यहाँ पर कहा है उसको यहाँ पर देखिए एक क्लोजर लुक टू द चोराज। अब देखिए चोराज का यहाँ पर है, देखिए तो चोराज के बारे में आपके यहाँ पर है चोर राज, उसकी पड़ोसी द चोला किंगडम एंड नेबरिंग। देखिए ये जो मानचित्र वो आपको मानचित्र 2 जो आप यहाँ पर देख रही है, मानचित्र आपको जो है चोर राज उसके पड़ोसी के बारे में आपको है। देखिए एक क्लोजर लुक
ए क्लोजर लुक द चोलास, देखिए चोल राज नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। अब यहाँ देखिए उसका कुछ राज भी आपको दिया गया है। ये आपको देखिए परिवर्तनशील, ये जो आपको फ्लक्चुएटिंग बाउंड्रीज है। यहाँ देखिए आपको ये जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आप फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर मतलब क्या हो गया, परिवर्तनशील सीमाएँ आपको हो गया, परिवर्तनशील सीमाएँ हो गए, तंजावुर हो गया। फिर उसके बाद ये गंगई, ये आपको गंगई कोंड चोलपुरम हो गया। ये आपको यहाँ पर उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए देखिए फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर की बात की गई, उदयपुर से तंजावुर तक की बात यहाँ पर आपको है। देखिए तो उदयपुर से तंजावुर तक आपके यहाँ पर है, उदयपुर से फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर आपके यहाँ पर आपको है। देखिए उसको थोड़ा सा हाँ यहाँ पे जो कहा गया, देखिए हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, देखिए हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, ए माइनर चिफरी फैमिली नॉन एज द मुत्र, देखिए नॉन एज द, देखिए क्या कि नॉन एज मुट्रियार, देखिए नॉन एज द मुट्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम विजयवाला, देखिए हु बिलोंगेड टू द एंशिएंट chief family of the Cholas from Udaipur, captured the delta from Mutriyar in the middle of the 19th century. He built the town of the Tanjore and a temple for goddess goddess निशुभ सुदनी देयर। अब देखिए यहाँ पे इसका ये मतलब चोल वंश, देखिए चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब क्या ये हम कह सकते मतलब उसके अधीन थे। अब यहाँ देखिए क्या हुए, देखिए वहाँ था थे उड़ैयार के चोर वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विद्यालय ने 9वीं सदी के मध्य, देखिए 9वीं सदी के मध्य मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर स्थल और निशुभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। देखिए यहाँ पर क्या द सक्सेसर ऑफ विजयवाड़ा, देखिए यहाँ पर क्या कि द सक्सेसर ऑफ विजयालय कनक्वर्ड नेबरिंग regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. देखिए विजयालय यहाँ पे जो कहा गया, विजयालय उत्तराधिकार में पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि वे कांचीपुरम पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब उसके अधीन थे। उड़ैयार के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। अब यहाँ देखिए क्या कि आगे यहाँ पे कहा गया द सक्सेसर ऑफ विजयालय कनक्वर नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। देखिए यहाँ पर जो कहा उसको यहाँ पर देखिए विजयालय उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्र पर शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। देखिए विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्र पर शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोर शासक माना जाता है 985 में, देखिए 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र, देखिए यहाँ देखिए राज के पुत्र राजन प्रथम उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यहाँ देखिए द सक्सेसर ऑफ विजयालय कनक्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम।
दिस किंगडम। यहाँ देखिए क्या है कि राज फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर became king in 1985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Raj's son Rajendra first continued his policies and even raided the Gangaveri, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expedition. यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आपको जो खास बात आपको कही गई है विजयालय के, देखिए यहाँ पर क्या कि विजयालय यहाँ पर जो कहा गया विजयालय को उत्तराधिकारी हो विजय को उत्तराधिकार में पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्र पर सत्य दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके उस राज के हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोर शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने समाज के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र, देखिए यहाँ पर क्या कि राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। देखिए यहाँ पे स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात की गई है। देखिए स्प्लेंडिड टेम्पल्स, यहाँ जो कहा गया स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात की गई है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर यहाँ पर देखिए भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। यहाँ पर देखिए द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलपुरम बिल्ट बाय राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो देखिए चोला टेम्पल्स often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of crafts production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of the, देखिए यहाँ पर क्या है कि the produce of this land the produce of this land went into mention, देखिए यहाँ पर क्या कि went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priced garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers. In other words, temples were not only place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. यहाँ देखिए जो खास बात आपको कहा गया, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये सिर्फ उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके काम करते थे। जैसे पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, बावर्ची हो गया, मेहतर हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर संगीतकार, नर्तक इत्यादि हो। दूसरे शब्दों में सिर्फ मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई होती थी। देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको कहा गया, उसको यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी आपको यहाँ पर है। मैं एक्टिविटी चित्र 3 जो यहाँ पे फिगर जो आप यहाँ पर देख रही है फिगर गंगई, देखिए यहाँ पर ये जो फिगर आपके यहाँ पर है ये आपको गंगई कोंड चोलपुरम, आपके यहाँ पर गंगई कोंड चोलपुरम। देखिए यहाँ पर क्या गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। देखिए यहाँ पर क्या ये जो आपको उसके बाद यहाँ पर जो आपको है उसको आप देखिए, इसको अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए द टेम्पल फिगर 3 ये जो मंदिर है द टेम्पल ए गंगई कोड चोलपुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टेम्पल्स ए लुक, देखिए आल्सो लुक एट द एलोबरेट स्टोन स्कल्पचर आर यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। फिर आपको आगे यहाँ पर जो आपको दिया है उसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए फिगर 4 में यहाँ पे देखिए क्या फिगर 4 की बात यहाँ पर आपको की गई। इस फिगर में चित्र चोर लिखिए ए चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर, नोटिस हाउ केयरफुल इट इज डेकोरेटेड टू फाइंड आउट हाउ दिस इमेज वर मेड। देखिए सी चैप्टर 6 यहाँ पर आपको देखिए मूर्ति काफ़ी अच्छी मूर्ति है।
फिर यहाँ देखिए एक चोर कांच प्रतिमा, देखिए एक चोर कांच प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने का अध्याय 6 को देखिए। फिर आपको आगे हम देखिए जो कहा गया एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की बात यहाँ पर आपको की गई है। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की बात, कृषि और सिंचाई की बात की गई है। एग्रीकल्चर और देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की बात, कृषि और सिंचाई की बात आपको यहाँ पर की गई। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की बात की गई, कृषि और सिंचाई की बात की गई है। मैनी ऑफ द, देखिए यहाँ पर क्या है कि मैनी ऑफ द देखिए यहाँ पर क्या है कि मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लुक एट मैप टू अगेन नोटिस दैट द रिवर कावेरी branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. देखिए चोरों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती की आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। देखिए जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती की आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। फिर देखिए ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फ्रॉम द फिफ्थ और 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankment had to be built. To prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the field. In many areas two crops were grown in a year. In many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas wells are dug. In other places huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in village took an active interest in these activities. हालांकि तमिलनाडु दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर पाँचवीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के नालों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों को साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। फिर आपको आगे आप देखिए जो खास बात आपके यहाँ पर है, फिगर 5 की बात यहाँ पर आपको की गई। देखिए फिगर 5 की बात यहाँ पर आपको की गई है। फिगर 5 ये देखिए यहाँ पर क्या ये 9th सेंचुरी, देखिए ये 9th सेंचुरी देखिए यहाँ पर क्या ये 9th सेंचुरी